दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें, स्टॉक फिर से 100 की तरफ बढ़ने को तैयार हो चुका है। अब आप देख ही सकते हो कि आज भी जबरदस्त तेजी है। कल भी काफ़ी शानदार इसने बाउंस बैक दिया। 77 से स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया निचले लेवल से, फिर से 95 तक पहुंच गया है। काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। और क्या आने वाले समय इस बार ये नई हाई बनाएगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे हमारे पास नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, जिसमें म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है जनवरी के दौरान, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आखिर किस किस म्यूचुअल फंड ने कितनी खरीदारी की है और किस म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम की है। सबसे जो बड़ी बात है कि इस बार कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा कमजोर रहा, और उसके पीछे जो रीज़न है वो भी हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि किस वजह से इस बार रिजल्ट कमजोर रहा। लेकिन कंपनी महारत्न है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है और पिछले कई सालों से स्टॉक नहीं दौड़ा, तो इसकी पूरी कसर इस समय ये निकाल सकता है। आने वाले समय ये कई गुना बढ़ सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 2:30 3 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 71,979 के स्तर पर है, जहां पे 156 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.22% अपर है BSE सेंसेक्स। आज बाजार की शुरुआत तो 72,000 के स्तर पे हुई थी, लेकिन उस स्तर को इसने तोड़ा है। अभी फिलहाल स्टॉक उस स्तर से नीचे जरूर है। तेजी बनी हुई है लेकिन उतनी तेजी बन नहीं पा रही है, और इसके पीछे वजह है एफआई बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। और उन्होंने कल भी बहुत भारी मात्रा में बिकवाली की, करीब 4,000 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वो लगातार थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते हैं, लेकिन कल उन्होंने बड़ी भारी मात्रा में बिकवाली की है, जिससे लग रहा है कि अभी भी पूरा भरोसा नहीं बन पा रहा है एफआई को बाजार को लेकर। अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो निफ्टी एनर्जी में काफ़ी अच्छी तेजी है। आज आप देख सकते हो कि यहाँ पे 39,925 के स्तर पे 671 पॉइंट की बम्पर तेजी है, यानी 1.71% अपर है निफ्टी एनर्जी। अब यहाँ पे एनएचपीसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 90 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 88 के आसपास थी। इंट्राडे में 96 का हाई भी बना और जो लो है वो 89 का है। तो अच्छी बात यह है कि पूरे दिन में गिरावट बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन निचले लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है। 77 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 77 से 96 तक आ चुका है, यानी देख सकते हो कि करीब 20-21 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला है। इस समय 93.35 के आसपास ट्रेड करा है, जहाँ पे 5.42% की शानदार तेजी बनी हुई है। और जो लोग कह रहे थे कि अभी स्टॉक 50 पे आ जाएगा, उनको भारी झटका लगा यहाँ पे। वैसे यह स्टॉक बहुत समय तक एक ही जगह पे ट्रेड किया है। गौर करने वाली बात है कि 2010 में इसकी प्राइस 35 के आसपास थी, जो लगातार 2022 तक भी 35 के आसपास है स्टॉक रहा। बीच में अप डाउन थोड़ी थोड़ी बनी, लेकिन लगातार ये 35 में ही बना रहा है 2022 तक। यानी कह सकते हैं कि 13-14 सालों में इसकी प्राइस नहीं बढ़ी, और अब इसने बढ़ना शुरू किया तो इसके लिए अभी बढ़ने के लिए पूरा मैदान पड़ा है। बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि अभी इसकी कसर बाकी है और अभी इसने दौड़ना शुरू किया है, तो कई गुना दौड़ सकता है ये। एक महारत्न कंपनी होने के बावजूद भी इसकी प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव में। आज वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 26 करोड़ का वॉल्यूम था। 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 30 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 28 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज 2:30 बजे के आसपास 27 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ रहा है और काफ़ी शानदार। वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 3 पर है, तो वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 8 फरवरी को स्टॉक 101 के आसपास था, जहाँ पे 1.2% की गिरावट हुई। 9 फरवरी को स्टॉक आ गया 96.25 के आसपास, जहाँ पे 5.2% की गिरावट हुई। और 12 फरवरी को ज़बरदस्त गिरावट हुई, स्टॉक आ गया 81 पर 15.8% की बम्पर गिरावट के साथ। और फिर 13 फरवरी को स्टॉक देखें तो 77 तक नीचे आ गया था, लेकिन वहाँ से रिकवर हुआ और अंत में क्लोजिंग 5.9% की तेज़ी के साथ 85 पर हुई है, जो काफ़ी अच्छी बात है। यानी बड़ा बाउंस बैक दिया है कल। और फिर अब आप देख सकते कि 14 फरवरी को यानी कल 88 के आसपास स्टॉक आया। 3.2% की तेज़ी देखने को मिली और आज फिर से शानदार तेज़ी है। यानी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक अब दौड़ना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे जनवरी का म्यूचुअल फंड के शेयर पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 48 नए म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है जनवरी महीने में। 30 म्यूचुअल फंड ने अपने शेयर बेचे हैं। तो जो संख्या ज़्यादा है वो देख सकते हो कि खरीदारों की, यानी काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड जिनकी खरीदारी 1000 करोड़ के ऊपर है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो उससे कम हो गए उसको एक बार हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि संख्या बड़ी है। तो मीरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड ने यहाँ पे 32,492 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड ने
13,344 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस मिड कैप फंड ग्रोथ ने 24,533 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट मिड कैप फंड रेगुलर ने 13,815 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट मिड कैप फंड ने 4,857 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 3,658 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HSBC एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने 5,154 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI PSU रेगुलर ग्रोथ ने 1,432 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU ने 2,678 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 15,663 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। महिंद्रा बंधुलाइफ फोकस ने 1,101 का करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है। HSBC एल्स टैक्स सेवर फंड ने 3,556 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। महिंद्रा बंधुलाइफ कैप फंड ने 2,073 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ITI स्मॉल कैप ने 1,986 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट मल्टी फंड ग्रोथ ने करीब 2,270 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने 1,379 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और यहाँ पे भारत 22 ETF ने 14,866 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप ने 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 1,045 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 1,327 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा कैनरा रेबेको मिड कैप फंड ने 1,892 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस तरह से काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की इस बार, काफ़ी शानदार उत्साहवर्धक आंकड़े। अब यहाँ पे देख दो कि JM फाइनेंशियल सर्विस तो इसको लेकर काफ़ी बुलिश है और उन्होंने इसका 91 का टारगेट दिया, वो जो टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो बिल्कुल JM फाइनेंशियल सर्विस ने जो कहा था वो हुआ है। लेकिन कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी जिसके 60 के टारगेट को लेकर बैठे थे, तो वो यहाँ पे गलत साबित हुए, क्योंकि 60 पर स्टॉक नहीं गया बल्कि 77 से इसने बाउंस बैक दिया। और जैसे कि आपको पता होगा, तो मैंने कहा था कि 71 के आसपास सरकार ने OFS लाए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और इसकी प्राइस हो सकता है कि 75 तक जाए, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। 77 से इसने बाउंस बैक दिया, क्योंकि इससे नीचे जाने की कोई संभावना नहीं थी। एक बार निचला लेवल इसने टच कर लिया है, अब जल्द ये फिर से 100 को क्रॉस करके एक नई तेज़ी की तरफ आगे बढ़ेगा। और कोटक ऐसे टारगेट लगातार देते हैं हर स्टॉक के अंदर, उनको ज़्यादा सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे इसके रेवेन्यू की बात करें, इस बार रेवेन्यू डाउन हुआ। दिसंबर 2022 में 2,691 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2023 में 2,550 करोड़ के आसपास आए। तो रेवेन्यू कम हुआ है और इसके पीछे वजह कि बिजनेस कम हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम हुई है इनकी। अब प्रॉफिट भी कम हुआ। दिसंबर 2022 में 776 करोड़ के आसपास था, जो इस बार 628 करोड़ के आसपास आया। तो इसके पीछे वजह की तो तीस्ता रिवर है, उसमें जो बाढ़ है, उस बाढ़ की वजह से उनके 3 पावर प्लांट को डैमेज हुए, वहाँ पे नुकसान हुआ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बंद हुई। तो ये 3 महीने के अंदर जो क्वार्टर का ये जो रिजल्ट है क्वार्टर 3 का, इसमें उसका असर देखने को मिला है। तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ कम हुई है और इसी वजह से इनका ऑपरेटिंग रिवेन्यू कम हुआ है और इसी वजह से ये रिजल्ट इस बार थोड़ा सा कमज़ोर है। लेकिन ओवरऑल इसका प्रदर्शन अच्छा है और आने वाले इसमें ये बेहतर प्रदर्शन करता हुआ और दिखाई देगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी अब डिविडेंड भी देने जा रही है, तो इंटरिम डिविडेंड देगी कंपनी और इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुके 22/2/2024। उसके पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आते हैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली आप डिविडेंड मिलेगा और 1.40 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा पर शेयर। आपको 14% का डिविडेंड दे रहे हैं। अब इससे पहले देखा 2023 में भी कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया, 2022 में 2 बार दिया। हर साल कंपनी 2 बार डिविडेंड देती है, तो बिल्कुल अच्छा डिविडेंड देती है। दाव आपको लगाना चाहिए। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 87 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 78 तक स्टॉक जाएगा। अब बड़ी गिरावट हो जाती है तो 63 तक जाने की संभावना है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में भयंकर गिरावट हो। पॉजिटिव माहौल बना तो 110 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 124 तक स्टॉक जाएगा। एक बार 124 को क्रॉस कर लिया तो फिर 130 तक जब जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले समय ये आपको फिर से एक नई हाई बनाता हुआ दिखाई देगा, यानी 3 से 5 साल में ये स्टॉक आपको 500 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दाव आपको लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।